हमारे सामने ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यूजीसी नेट समाज कार्य का है और ये समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर मैं बात कर रहा हूँ जो दिसंबर 2019 में पूछा गया था। विगत वर्ष का ये प्रश्न है आपके सामने। आगामी परीक्षाओं में भी चाहे वो एमपी सेट हो या यूजीसी नेट हो या आपसे अगर हम बात करें एम्स मेडिकल सोशल वर्क का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी जिसकी वैकेंसी अलाइड सब्जेक्ट के रूप में सोशल वर्क को रखा गया है, वो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न है कह रहा है कि शोध में जो वैधता है उसके संबंध में मानदंड निम्नलिखित गुणों से युक्त होने चाहिए। यानी ये प्रश्न रिसर्च का है और रिसर्च में कहा गया है वैलिडिटी को लेकर। पार्ट ए में भी ये प्रश्न आप लोगों को मदद करेगा। पॉइंट नंबर पहला है कि एक मान तभी प्रासंगिक होता है यदि वह इस संदर्भ में परिभाषित होता है जो हम उचित मापन के लिए निर्णय लेते हैं। तो क्या यह एक वैलिडिटी की मानदंड या रूल रेगुलेशंस या नियम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यह मान तभी प्रासंगिक होता है यदि हम वह संदर्भ में परिभाषित करें या उसके रेफरेंस में परिभाषित करें, और जब इस तरीके की बात करेंगे तो उचित मापन का निर्णय हम ले सकते हैं और ये वैलिडिटी में इसके क्वालिटीज़ में माना जाता है। इसलिए आपका पहला पॉइंट सत्य माना जाएगा। वहीं दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। नीचे आपको कोट भी मिलेंगे, अभी आपको केवल पॉइंटों पर विचार करना है। जब मानक प्रत्येक कर्ता को अंक प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है तो वहाँ पर पूर्वाग्रह मुक्त से प्रक्रियाएं संचालित हो जाती हैं, और ये बात आपको अच्छे से पता है। रिसर्च अगर आप करें तो पूर्वाग्रह से मुक्त अगर कोई भी क्रियाविधि कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं और समान अवसर दे रहे हैं तो वो शोध में वैलिडिटी के मानदंडों की एक क्वालिटी के रूप में रखा जाता है। इसलिए पॉइंट नंबर जो सेकंड होगा ये भी सत्य माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर थर्ड पर कि ये एक विश्वसनीय मानक स्थिर और पुनर्उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, विश्वसनीय जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी संचालित होती हैं, पुनर्उत्पादन की भी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, और सोशल वर्क में पुनर्वास और क्रियान्वयन, समापन, मूल्यांकन जैसी क्रियाविधि को भी संचालित किया जाता है। इसलिए शोध की वैधता में मानदंड जो है विश्वसनीयता और पुनर्उत्पादन दोनों माने जाते हैं। इसलिए आपका ये थर्ड वाला पॉइंट भी सत्य माना जाएगा। पॉइंट नंबर अगर हम 4 की बात करें, मापन के द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? आप लोग मुझे बताएं एक बार। सही होगी सर। बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका जो जवाब आया है यहाँ पे करेक्ट आया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सभी जवाब यहाँ पे करेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है, तो जो ऑप्शन नंबर बी सी डी है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 103 नंबर का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे 103 पे कि यदि उपकरण समग्र में यानी गेस्टाल्ट या संपूर्णता की बात हो रही है तो एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श रखता है, और ये बात अगर हम परिभाषा के रूप में लेते हैं तो आता है नाम गुड्डे एंड हार्ट का। किसका आता है? गुड्डे एंड हार्ट का। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप ज़रा मुझे बताएं यह इसका मीनिंग क्या क्या बताता है। क्या परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है? की जा सकती है, परंतु ये गलत स्टेटमेंट लिख दिया है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। विषय की वैधता अच्छी होती है इस तरीके से? क्या बिल्कुल होती है। पूर्वाग्रह से मुक्त होता है? क्या बिल्कुल होता है। प्रतिनिधित्वपूर्ण और निर्णात्मक और अंतर्ज्ञानी की जब बात करें तो ये भी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। तब आप ध्यान रखेंगे कि जो समग्र की प्रतिनिधित्व की बात होती है एक निदर्शन में, एक सैंपल में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी, जिस बी सी एंड डी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरा विकल्प का चुनाव करें आप लोग, कौन सा? बिल्कुल, यहाँ अगर आपने ऑप्शन सेकंड बताया हिमांशी तो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितने ज़्यादा सोशल वर्क के प्रश्न आप करेंगे उतना ही फायदे होगा आप सबके लिए। ठीक है, प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इस समय अगर हम बात करें तो 104 यानी 104 नंबर का सवाल हमारे सामने है। तो ज़रा मुझे जवाब बताएं, 3 प्रश्न जो स्तरीकृत प्रतिदर्श के संदर्भ में उच्चतर रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
है ना। तो यानी ये स्तरीकृत आप लोगों ने स्टडीफाइड करके एक आपने सैम्पलिंग का नाम पढ़ा होगा। उस सैंपल में जो प्रोबेबिलिटी सैंपल का पार्ट बनता है, उस सैंपल में आप लोगों से कुछ उसकी अवधारणाओं से प्रश्न बनाया गया है। क्या सन स्तर का निर्माण कैसे होता है, यह प्रक्रियाएं बताता है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है कि प्रत्येक स्तर के मुद्दों का चयन कैसे हो, मतलब एज अ रैंडम की बात करता है, तो ये भी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। फिर सन स्तर तक कैसे सुगमता से पहुंचा जा सकता है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बिल्कुल, ये इस प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। ये सुगमता से पहुंचा जा सके, ये प्रोबेबिलिटी के पार्ट नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसकी समस्याएं अलग होंगी, रिसर्च का पार्ट भी अलग होगा, संसाधन भी अलग होगा। तो सुगमता से पहुंचा जा सकता है। सन स्तर पर कैसे, तो ये प्रक्रियाएं नहीं संचालित होती हैं, इसको आप गलत करेंगे। प्रत्येक स्तर से मुद्दों का चयन कैसे किया जा सकता है और प्रत्येक स्तर के प्रतिदर्श का आकार कैसे निर्धारित करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ए बी डी का अगर आप चुनाव करें और ये प्रश्न के आधार पर कि तीन प्रश्न जो स्तरीकृत के प्रतिदर्श को संदर्भ कर रहा था या उसके पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा था, तो उच्चतर के रूप में महत्वपूर्ण यही तीन बातें हैं। और आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर जहाँ पे मिलेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। 105 नंबर का सवाल हमारे सामने होगा और बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने दिया गया है 105 नंबर का। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संगठन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं। एक संगठन में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं। क्या निर्णय लेने का एक औपचारिक ढांचा पाया जा सकता है। निर्णय लेने के, बिल्कुल ये सत्य बात है। अगर हम बात करें कि एक भूमिका और उत्तरदायित्व का बंटवारा होता है, क्या एक संगठन में उत्तरदायित्व और बंटवारे का या भूमिकाओं की बात होती है। देखिए यहाँ पे बंटवारे का मतलब आप देखिए, बंटवारे का मतलब अगर हम बात करें तो आप किस चीज़ की बंटवारे की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ भूमिकाओं को लेकर। एक संगठन में एक भूमिका, जैसे मैं अगर आपके से कहूँ ये मैं मेडिकल सोशल वर्कर हूँ, अब आप भले हॉस्पिटल में जाके ओपीडी में पर्ची काट रहे हैं तो वो अलग की क्रियाएं हैं, है ना, परंतु ये आपका एक भूमिका दे दी गई है कि आप इस पोजीशन पे हैं, आपकी ये रोल है, आपकी ये रोल है, तो वो बंटवारे एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि पॉइंट 2 वाला जो है सत्य होगा। बंटवारे का मतलब यहाँ पे संगठन में पाया जाता है, ना कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि व्यक्ति का कोई वहाँ पे उसके पर्सनालिटी चीज़ों से रिलेट करके नहीं प्रश्न बनाया जा रहा है, एक संगठन से प्रश्न है, तो इसलिए आपका सेकंड पॉइंट भी करेक्ट होगा। आचरण और व्यवहार का नियम यानी कोई मानदंड होने चाहिए और ये प्रक्रियाएं भी सत्य होता है। पदानुक्रम की अनुपस्थिति नहीं होता है, ये जो है अगर हम बात करें ये पॉइंट असत्य है। अगर उपस्थिति की बात करता तो आप लोग क्या जवाब देते, ध्यान रखेंगे, तब वो सही हो जाता। तो पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3 यानी ए बी सी जिस ऑप्शन में मिलेगा सेकंड वाला करेक्ट जा रहा है, इसलिए आपका सेकंड ही सही माना जाएगा। प्रश्न पर केवल विचार करें, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। देखिए अब हमारे सामने एक प्रश्न और आ रहा है और वो प्रश्न नंबर है 106। 106 का जवाब क्या होना चाहिए, आप लोग बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। प्रश्न हमारे सामने कह रहा है कि साधन परीक्षण मीन्स टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये साधन परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए ये, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है आपसे कि सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर होता है साधन परीक्षण। साधन परीक्षण आपको मैं बता दूं, ये साधन परीक्षण जो होता है, अभी मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा भी आप लोगों से करूंगा, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर नहीं होता है, ये समाज कल्याण सेवाओं की उपलब्धता पे होता है। इसलिए आपका पॉइंट बी वाला करेक्ट रहेगा, ना कि ए वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है, बात को समझिएगा। और फिर कहता है EWS जैसे कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता पर भी ये लागू होता है और जनजातियों की सेवाओं की उपलब्धता पर भी ये लागू होता है। मैं कहूँगा कि BCD जिस ऑप्शन को मिलाएगा, मैच करेगा, वो ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसकी आप सभी लोग जो है थोड़ा सा इंग्लिश भी देखें कि मीन्स टेस्ट इज़ डन किन किन चीज़ों पर आप लोगों से बात कर रहा है।
बात को समझ रहे हैं आप लोग ना? बड़ा ही अच्छा सवाल हमारे सामने है। सोशल वर्क में ये प्रश्न जो है आप सबसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात करें तो ये जो मीन्स टेस्ट है ये बेसिकली एक परीक्षण है जो स्टैटिक्स के रूप में हम लोग या सांख्यिकी के रूप में हम लोग जो है पढ़ते हैं। जब हम माध्य के बारे में कोई परिकल्पना का परीक्षण करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर हमें यहाँ पर मीन्स टेस्ट देखने को मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ जो आप जेड परीक्षण पढ़ते हैं वो भी प्रक्रियाएं जेड परीक्षण भी मीन्स टेस्ट का ही पार्ट बनता है, जो ये तीनों जगह पे लागू होता है। जैसे समाज कल्याण पे बात कर रहा होता है, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस पर भी बात कर रहा है, जनजाति पर भी बात करता है, शून्य परीक्षण पे बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजन की बात करता है तो उसमें भी ये क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, तो ध्यान केवल इतना रखना है, साधन परीक्षण किया जाता है कहाँ कहाँ पे, समाज कल्याण सेवाओं को लेकर भी, ईडब्ल्यूएस को लेकर भी, जनजाति की सेवाओं को लेकर भी। ठीक है, अब रिसर्च में जब जो चीज़ें आती हैं शामिल होती है, जैसे मैंने टी टेस्ट कहा, जेड टेस्ट कहा, है ना, तो या रीज़न बात किया, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे साधन परीक्षण देखा जाता है। खासकर और ये इनके अलावा भी किसी और चीज में होता है क्या साधन परीक्षण का यूज? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा नहीं, परिकल्पनाएं हो या टेस्ट हो, उसी जगह पे ये यूज़ में लाया जाता है ना। मीन्स टेस्ट जो है उसी जगह पर ये लाया जाता है ना, बात समझिएगा। और ये मीन टेस्ट कहीं आप उस चीज़ों को जब रिलेट करते हैं टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप में, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं मीन टेस्ट में। तो अगर आपसे पूछे कि मीन्स टेस्ट क्या था, मीन्स टेस्ट यह पता लगाने के लिए की गई एक प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी धनराशि, या देखने के लिए कि वह व्यक्ति सरकारी सहायता के लिए योग्य है या नहीं है। जब ये चीज़ें देखने को हमें मिल जाती हैं तब जाके हमें ये चीज़ें आती है कि भाई समाज कल्याण सेवाओं में बात करता है ये, कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस में, तो कहीं जनजाति के उपलब्धता के लेकर बात करता है। तो ये जानने के लिए कि सरकारी सहायता के लिए योग्य है या नहीं है, या उसको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, या क्या क्या चीज़ें उसकी नीड हो सकती है, इन चीज़ों के लिए साधन टेस्ट या मीन्स टेस्ट इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट जाएगा, है ना। एक नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे हम लोग। हमारे सामने जो सवाल नंबर है वो बेसिकली 107 नंबर का सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि नौकरशाहों की प्रतिनिधित्व विशेषताएं कौन सी हो सकती है। नौकरशाहों को लेकर अब आपको पता होना चाहिए नौकरशाह के बारे में कौन सा विद्वान का नाम आता है। मैक्स वेबर का नाम नौकरशाह में देखने को मिलता है। जब हम नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने मिलता है कि नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है, अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति जो नियुक्त है वही नौकरशाह है ना। साल 1920 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कोई बच्चा शायद ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको एक बार ज्वाइन कर लूँ, है ना। जब हमारे सामने बात होती है नौकरशाह में सन 1920 की, तो वहाँ पर इन्होंने एक किताब दिया था। उस किताब का नाम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बिर्ड सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट। और ये जो हालांकि अभी आप लोगों ने एफ्टोनिज का नाम तो सुना ही होगा, गेसल सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट के बारे में, परंतु नौकरशाही के बारे में बताया कि नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही होता है, अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति जो नियुक्त है वही नौकरशाह है। तो 1920 में मैक्स वेबर की एक किताब आई, उसका नाम था बिर्ड सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट, प्रकाशित किया गया 1920 में। और कहा गया कि सत्ता के सिद्धांत के बारे में बताया कि वेबर ने सत्ता के 3 रूप दिए, एक परंपरावादी सत्ता दिया, एक चमत्कारी सत्ता दिया, एक कानूनी सत्ता के बारे में बात किया। जो बेसिकली परंपरावादी सत्ता था, ध्यान से समझिएगा, उसमें मैक्स वेबर ने कहा कि लोगों को आमतौर पर मालिक कहा जाता है परंपरावादी सत्ता में। जब हम बात करते हैं दूसरे में, उसको चमत्कारी सत्ता के नाम से जाना गया। जो चमत्कारी सत्ता था वो ईसाई धर्म की प्राचीन शब्दावलियों से लिया गया था, जहाँ पे किसी नेता, जादूगर, पैगंबर या कुशल वक्ता के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करके अलौकिक, दैवी या असाधारण गुणों के बलों पर जब बात करता है तो उसको चमत्कारी सत्ता का नाम दिया था मैक्स वेबर ने। तीसरा एक था वैधानिक सत्ता के बारे में। वैधानिक सत्ता में मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही व्यवस्था को वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण मानता है,
क्यों? क्योंकि स्रोत जो है व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता है, बल्कि उन नियमों में निहित होता है जिसके तहत वह एक विशिष्ट पद पर आसीन होता है। तो ये 3 ऐसे सत्ता हैं जो नौकरशाहों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जब हम बात करते हैं तो ये जो प्रश्न बनाया गया उसकी विशेषताओं से बनाया गया। तो पहला मैं बता दूं, एक नियमों पर निर्भर होना, ध्यान रखिएगा, और अंतःवैयक्तिक के संबंध में होना, और नियम और प्रतिक्रियाओं का बड़ा पक्षपात होना, ये तीनों बातें आती हैं। लेकिन कभी भी कार्यालय की विशेष सुविधा और अधिकारों के प्रति उदासीन का होना, ये आपका नौकरशाही को प्रतिनिधित्व नहीं करती। विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं, अगर कॉपी पेन है साथ में तो आप नोट कर लीजिए। मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत नौकरशाही में कुछ प्रमुख विशेषताओं पर बातचीत किया है। एक बात किया है पद सोपान के बारे में, एक बात किया है व्यवसाय की योग्यता के बारे में। देखिए ये सारे प्रश्न हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, नज़दीक आ चुका है परीक्षाओं की डेट लगभग, तो इसलिए हम सबको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। नियम व प्रक्रिया, वहीं अगर हम लोग बात करें, एक आता है आपका विशेषीकरण, एक आपका आता है संगठनात्मक संसाधन, और एक आता है लिखित दस्तावेज, और एक आता है आपका 7वें नंबर का एकतंत्री प्रारूप। ये आप लोगों को 7 पॉइंट जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, ये सभी जो है नौकरशाही के विशेषताओं के रूप में आते हैं, जिसमें से नियम को लेकर 2 चीज़ों पर बात की गई। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नियम और प्रक्रिया भी लिखा है। अंतःवैयक्तिक का संबंध भी आप लोगों को मिल जाएगा। क्यों? अंतःवैयक्तिक का संबंध जो बताया गया है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपका एक तंत्रीय प्रारूप को। और जब हम बात करते हैं नियम और प्रक्रियाओं का बड़ा पक्षपात, तो वो जाहिर सी बात है उसी में आ जाता है। जब हम बात करते हैं उसके निर्भरता, नियमों की निर्भरता पर, तो पद सोपान की भी प्रक्रियाएं हमें देखने को वहीं पर मिल जाती है। तो ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग किया है, बाकी इन्हीं 7 में से आया हुआ है। ठीक है, इनमें अगर मैं एक एक लाइन में आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए पद सोपान क्या है। पद सोपान बेसिकली नौकरशाही में विशिष्ट कार्य को लेकर बात करता है। अब आप समझ गए होंगे, विशेष कार्य, विशेष पद को निर्धारित जब होती है तो ये पद सोपान में आता है। योग्यता, अधिकार, उत्तरदायित्व में एक अंतर रहता है, उसको बात करता है ये। फिर एक आता है व्यवसायिक योग्यता। व्यवसायिक योग्यता क्या होता है? ये सभी कर्मचारियों को एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर चुना जाता है ना। ये एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर जो है इसका चुनाव होता है। और फिर जब हम लोग बात करते हैं तो एक आता है नियम और प्रक्रिया। तो नियम प्रक्रिया तो आप जानते हैं, कर्मचारी के कर्तव्य और अधिकार और काम करने की पद्धति के रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो वहाँ पे नियम के द्वारा तय किया जाता है, प्रकाशित होती है प्रक्रियाएं, जैसे लिखित हो, तार्किक हो, अवैक्तिक हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो अवैक्तिक भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होता है विशेषीकरण। विशेषीकरण में अगर हम बात करें तो ये किसी भी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय की जाती है, तो वो विशेषीकरण बन जाता है। और जब संगठनात्मक संसाधन की बात करते हैं हम लोग, तो नौकरशाह संगठन के संसाधनों को निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे आधिकारिक कर या निजी आमदनी पूरी तरह से अलग होती है, इसलिए संगठनात्मक जो है संसाधन की भी भूमिका हमें देखने को मिलती है। लिखित दस्तावेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये बेवेरियन एक विद्वान है जिसमें नौकरशाही के केंद्र को माना, और इसमें कहा कि जो प्रशासनिक कार्य होता है, निर्णय और नियम लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, तो इसलिए लिखित दस्तावेज का होना ज़रूरी है। और एक है एकत्रित प्रारूप। इसका अर्थ है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों को अन्य संगठनों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल अथॉरिटी अधिकारी ही उस कार्य के संपन्न कर सकती है। तो अथॉरिटी वगैरह की बात एकत्रित तत्व के प्रारूप में आ जाता है, क्योंकि एक तरफ ये झुकाव कर गया, इसलिए ये कहा जाता है कि ये नौकरशाह की विशेषताएं हैं। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरा मुझे बताइए, ABC किस ऑप्शन में है? ABC किस ऑप्शन में है? थर्ड में है। हाँ, थर्ड इज द राइट आंसर होगा, थर्ड करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने आ चुका है। ये भी सवाल हमारे सामने इम्पॉर्टेंट है, 108 का भी। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जरा आप मुझे बताएं, भागीदारी अवलोकन विधि निम्नलिखित में से किसके अध्यापन के लिए आदर्शतः उपयुक्त होती है? तो एक तो जनजाति होता है और एक निर्जाति होता है ना, यही दो ही है। A और C जिस ऑप्शन में होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं A और C ऑप्शन नंबर आपका केवल सेकंड में है, यही ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो भागीदारी अवलोकन विधि किसके अध्ययन में आदर्शता उपयुक्त होती है? तो एक जनजातीय संस्कृति में और एक निर्जातीय संस्कृति में। दोनों ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था आप सबके लिए ये। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल की बात करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है, 109 नंबर का सवाल हमारे सामने है। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, एक बार मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर क्लास को आगे करता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। अब आपको बताना है कि कौन कौन से इसकी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्य रूप में भूमिका निभाता है। तो क्या बताना उचित समझेंगे, क्या विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता और निष्पक्षता, कौन कौन से मुख्य इसके माने जाएंगे मुख्य। जी पंचवर्षीय, सभी नहीं आएंगे, सभी नहीं आएंगे। देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य पूछा है। हाँ, आपको प्राथमिकता देनी है प्रमुख लक्ष्यों पर। जब प्रमुख पूछा है तो प्रमुख पर ही बात करना है। भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, जी क्या बता रहे हैं सर आप। चलिए कोई बात नहीं, जी आत्मनिर्भरता की जवाब दे रहे हैं आप, ओके। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान सुनिए। एक तो आपको बता दूँ यहाँ पे, जब अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन पर विचार किया गया था, पंचवर्षीय योजना के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो वह वर्ष था 1940 और 1950 को लेकर, ठीक है। 1944 आया, 1944 में उद्योगपतियों ने एक समूह के माध्यम से एकजुट हुए और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और उसे कहा गया बॉम्बे प्लान। क्या बोला गया, बॉम्बे प्लान। फिर उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में इसको देखा गया। और सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में, कहाँ, रूस में सन 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। ये बात मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, सोवियत संघ की, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो पंचवर्षीय योजनाओं को सामान्य विचार किया गया, भारत सरकार की ओर से दस्तावेज तैयार की गई और अगले 5 वर्षों के लिए इसे आमदनी और खर्च की योजना के रूप में देखा गया। आप लोगों ने देखा भी होगा, 1951 से लेकर 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो पंचवर्षीय योजना पर ही आधारित रहा था, जो नियोजन की अवधारणाओं पर आधारित था। हालांकि 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक के द्वारा उसको जो है प्रतिस्थापित किया गया था। तो कहीं कहीं पूछ लिया जाता है योजना आयोग की भूमिकाएं थिंक टैंक से है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा बिल्कुल वो थिंक टैंक से ही रिलेट करती है। पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक विकास पर बल देने के लिए लाया गया था और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे, जिन्होंने भारतीय संसद में इसको प्रस्तुत किया था। और इसी में एक अर्थशास्त्री का नाम आता है जिन्होंने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशक के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। और ये बात किस विद्वान ने कहा है, उस अर्थशास्त्री का नाम याद होना चाहिए, के.एन. राज। क्या बात बोली है, भारत के 2 दशक के दौरान धीरे धीरे विकास करना है। और ये भारत के, ध्यान रखेंगे, 2 दशक पहले बात किया था इन्होंने। हालांकि फिर उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आए, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, उन मॉडल्स पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। बात थी उस पर विकास को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर, ध्यान देंगे आप सभी लोग। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक भूमिका निष्पक्षता का भी रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ACE जो ऑप्शन मैच कर रहा है, यह आपका मुख्य लक्ष्य पर बात करने वाला, एक मुख्य उद्देश्य पर बात करने वाला आपका पंचवर्षीय योजना बनेगा। तो करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वो आपका पहला यहाँ पर जो ऑप्शन ए गया है, ACE विकास, आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता पर बात किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधुनिकीकरण भी है, समानता भी है, बिल्कुल है, यही बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बल देना है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आयोग ने भी पहले के ही ऑप्शन दिया है, ABCD का जवाब नहीं, कि यहाँ पर देखिए इसको नहीं चुना। अगर चुनना होता तो सभी को चुन लेता, है ना। ई तो गायब कर दिया, इसमें से 5 पॉइंट दिए गए। हाँ, तो इसलिए प्रमुख का बात हो रही थी, तो प्रमुख में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक कहा जाता है रोलिंग प्लान। इसी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान कब आया था, 1978 से लेकर 1980 के बीच में था रोलिंग प्लान। इंदिरा गांधी
जी उस समय प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभा रही थी और इसको खारिज कर दिया था इन्होंने। ठीक है, कभी कभी छठी पंचवर्षीय योजना में पूछ लिया जाता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। और इसी छठी पंचवर्षीय में एक नाम सुना होगा नाबार्ड का, अभी आप लोगों ने कल भी मेरे से इसके बारे में पूछ रहे थे। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना भी इसी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई, इसी छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे अब। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आ गया हमारे सामने। अच्छा सवाल है, आप लोग सोच समझ के जवाब भी दीजिएगा इसका। ठीक है, तो देखिए 110 नंबर का सवाल हमारे सामने ये रहा, कह रहा है कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। बड़ा बढ़िया सवाल है, ज़रा आप लोग मुझे बताने का प्रयास करें इसके बारे में। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य। सर जी। एबीसी नीति बनाने के लिए निजी करना, एबीसी ओके, चलिए आप लोगों का जो जवाब आ रहा है वो सत्य की तरफ है ही है। और मैं आपको बता दूं कि 110 का जो सही जवाब जाएगा नीति आयोग में, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया, जैसा कि आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है। नीति आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम बात करें संचालन परिषद कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते हैं वो संचालन परिषद के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो नीति आयोग है उसके 2 प्रमुख हब हैं। क्या हैं? 2 प्रमुख हब हैं। यूजीसी में आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 प्रमुख हब हैं, एक का नाम है टीम इंडिया हब और दूसरे का जो नाम है ज्ञान और नवोन्मेष। पहले का नाम है टीम इंडिया लिख लीजिए और दूसरे का नाम आप लिख लीजिए ज्ञान एंड नवोन्मेष। मैं आपको इनके बारे में एक एक लाइन बता देना चाहता हूँ। जो टीम इंडिया हब है ना, वो राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। और जो ज्ञान और नवोन्मेष की बात है, ये बेसिकली नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति काम करता है, थिंक टैंक की भांति काम करता है। इसी नीति आयोग के द्वारा मैं आपको 3 ऐसे दस्तावेज के बारे में बात करूंगा जो जारी किया जाता है, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा पहला पॉइंट, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज दूसरी पॉइंट, और तीसरा होगा 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज को शामिल। तो ये 3 बातें कभी कभी पेपर में जब अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी एक आध पॉइंट ऐसे लिख दिया जाता है। प्रश्न था क्या था? 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति, दूसरा था, तीसरा जो था 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज है ना, जो तीसरा था। इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए प्रश्न है नीति आयोग को लेकर, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर जब बात करूँगा 110 नंबर सवाल पर, तो सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, क्या आपका अभी अभी जो मैंने बताया है क्या उसमें से कोई मैच कर रहा है? मैंने एजेंडा का कार्य किया 3 वर्षीय, फिर 7 वर्षीय मध्यम की रणनीति, फिर 15 वर्षीय लक्ष्य को दस्तावेज को शामिल करना, बिल्कुल यहाँ पर प्रक्रियाएं आपकी शामिल मानी जाएगी सतत विकास वाली। दूसरी बात करता है आपसे संघवादी सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी सत्य होगा। और नीति बनाने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को ग्रहण करना होगा। खतरों की सुरक्षा और बचाव को प्रदान करना जो नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर नीति आयोग के जो उद्देश्य थे ये उपरयुक्त में से तीनों के तीनों करेक्ट हैं। हालांकि बहुत सारे नीति आयोग के उद्देश्य हैं, जैसे मैं कहूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियों को शामिल करना, समाज के उन वर्गों को विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, उन पर बात करता है। और हितधारक मतलब स्टॉक होल्डर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों को बीच में भागीदारी को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीज़ें आती हैं। एजेंडा के कार्यक्रमों में तेज़ी लाने में बात करना, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक नीति आयोग है, एक योजना आयोग है। प्रश्न नीति आयोग से पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा ये वाला जो ऑप्शन जाएगा ABC करेक्ट होगा। क्या किसी ऑप्शन, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आपका नीति आयोग की बात होती है
तो वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बोलो बॉटम, नीचे से ऊपर की ओर। बॉटम, हाँ बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। और जब हम बात करते हैं योजना आयोग का, तो वो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है आप लोगों के लिए जो पेपर में बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीति बनाने की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर की ओर बात किया है, जो मैंने आपको बोला है बॉटम को लेकर, बॉटम अप अप्रोच को लेकर यही प्रक्रिया आपको संचालित कर रही है। इसी नीति को लागू करने का अधिकार, इसी नीति लागू करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग को, लेकिन योजना आयोग में यह राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता है और स्वीकृति और परियोजनाओं के लिए धन आवंटन भी करता है। ठीक है, याद रखेंगे नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, एग्ज़ाम में सोशल वर्क में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसका सही जवाब जो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने रहेगा 111 नंबर का सवाल, और अच्छा सवाल है, इसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए एक बार जरा मुझे जवाब दीजिए, इसका क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए आर्टिकल 19 का। एक मिनट, आर्टिकल 19 तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, बड़ा अच्छा सवाल है, जरा आप ही लोग बताइएगा मुझे। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके सर ए भी होगा, वो भी होगा, चारों है। ए बी डी सर। ओके, मनोरंजन। चलिए ए सी डी। अनुच्छेद 19 लेकिन सर मनोरंजन। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो अनुच्छेद 19 है वो ये हम लोगों के पेपर में पूछा जाता है, और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इसके कई खंड, कई भाग हैं। ओके, सर सी को छोड़ के सब होंगे। हाँ, इसके कई भाग हैं आर्टिकल 19 के। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बोलने की स्वतंत्रता, जो आपको पॉइंट नंबर 1 में दर्शा रहा है, ये है। और इसी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, जिसको आप सभा के रूप में कहते हैं, शांतिपूर्ण। जब हम संगम या संघ की बात करते हैं तो समिति की बनाने की बात करते हैं, वो सी बताता है। भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वत्र बाद संरक्षण के अधिकार, जहां आप आवागमन की प्रक्रिया बेसिकली 5 को बताता है, जहां आप भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वत्र बाद संरक्षण का अधिकार बताता है। किसी भाग में निर्बोध घूमने और बस जाने और निवास करने का अधिकार ई बताता है। एफ आपका कोई भी व्यापार या कारोबार करने के अधिकारों के बारे में बात करता है। जी आपका बेसिकली संपत्ति से था, जो उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप जरा मुझे यहाँ पर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 19। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो ए, बी और डी की बात करूं अगर मैं, तो जिस ऑप्शन में होगा उसको आप मैच कर लीजिए। ए, बी, डी किसी, अच्छा है ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव करें। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 112 नंबर का सवाल। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों के कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ 112 नंबर के सवाल के बाद। क्या देश की सुरक्षा है? जी सर। ए बी सर ए बी डी सर इसमें भी। ए, बी, डी इसमें भी आप लोग कह रहे हैं। ऑप्शन 4। यहाँ पे आप वैज्ञानिक सोच का विकास कर सकते हैं, हमारी मिश्रित संस्कृति और समृद्धि विरासत का संरक्षण की बात कर सकते हैं, है ना, और आमदनी की असमानताओं को बरकरार रखना, ये कहाँ पर बात किया गया है आप लोगों को? हाँ, ये आपको आय को बताता है, जो कि आपको ये नहीं है। ए, बी, डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए, बी, डी आपका 4 में दिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल एक बार फिर आपके सामने आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन संघ सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को नियुक्ति करने की बात करता है? 338। 38 38 आएगा ना सर? नहीं, यहाँ पे आपका नियुक्त करती है।
हाँ, आयुक्त की नियुक्ति की बात है। मैं आपसे कहूँगा बुलाने की बात है। अनुच्छेद 338 ध्यान रखेंगे। इस प्रक्रिया में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आयुक्त की नियुक्ति की बात करना, आयुक्त की नियुक्ति की बात करना जो आपको 3328 को बताती है, राइट? करेक्ट रहेगा। बोलते रहिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी अपने विचारों का आदान प्रदान करें, ठीक है। सही जवाब यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा, है ना। अच्छा सवाल था हम सब के लिए, इसको आप लोगों को ध्यान भी रखना है। अरे एक मिनट, यहाँ पे कूट भी दे रखा है। थ्री थ्री एट क्या कर दिया इस प्रश्न ने। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन संघ सरकार अनुसूचित जाति और उसके बारे में बात कर रहा था राकेश जी? 338 ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसने अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की थी। यहाँ पे आयुक्त लिख दिया है, तो इसलिए मैं आयुक्त को रख के यहाँ पे चला। 338 आप यहाँ पे लगाइए, बाकी ये नहीं होंगे, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, है ना। ये नहीं होगा, ना ही ये होगा वैसे भी जाति जनजाति इसी में आती है। जी। सर अनुसूचित जाति जनजाति इससे 38 में ही आती है, 338 में। 338 में आती है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, जनजाति आयोग बना था तो आयोग के अंदर ही कमिश्नर बैठा है सर। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपको 328 देता है, 328 जो देता है, ये किसी राज्य के विधान मंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति, चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। ये फिर से रिपीट करूँगा, किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो 328 में दिया गया है, 328 में दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, ये थोड़ा सा हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए ईगो, इस नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का सवाल है। समव्यवहार विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो संदर्भित किसको करता है? 114 नंबर का सवाल आपके सामने है। सर इंग्लिश में दिखा दीजिए। एक मिनट, मैंने एक बार इंग्लिश, एक मिनट, सभी आपको मैंने शायद बताया भी है पास के बारे में। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा तेज बोलें आवाज़। ओके ओके, ट्रांस एक्शनल एनालिसिस थ्योरी, ABC। हाँ। यहाँ पे आपने ABC का जवाब दिया है। जी सर, ABD। AB चाइल्ड, ABC होगा सर, ABC ऐसा होगा। सॉरी, यहाँ पे आप देखो ABC, बालक माता पिता चारों ओके। ही होंगे सर, चारों मेरे हिसाब से तो। देखिए यहाँ जो आपका जवाब जाएगा, मैंने एक बार अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा PAC ही बताया था शायद, है ना। P से पेरेंट बताया था, A से एडल्ट बताया था और C से चाइल्ड बताया था, जी। है ना। पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, जी सर। वो प्रश्न यही है। अब आप देख सकते हैं कि आपका चाइल्ड इसमें है, पेरेंट है और एडल्ट है। ये तीन चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्रांस एनालिसिस थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका यही ऑप्शन ही करेक्ट जाएगा, है ना। अगर हम बात करें, नहीं सर इसमें क्या नहीं है, ABC। क्यों नहीं है? पहला ऑप्शन ABC है ना, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ही आ रहा है। अच्छा ABC तो है, ABC ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। समव्यवहार विश्लेषण चिकित्सा इसको बोलते हैं, और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो किस विद्वान के द्वारा आता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रांसएक्शनल एनालिसिस थ्योरी है ये। बताएं जरा, लेन देन संबंधित सिद्धांत इसको बोला जाता है। क्या जॉर्ज होमस का नाम आप लोग को मैंने पहले ही जी सर, पढ़ा रखा है? होमस
हाँ, जॉर्ज होमस का नाम देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। लेकिन जब हम इसी सिद्धांत को एक मनोविश्लेषक चिकित्सक के माध्यम से माता पिता की तरह, बच्चे की तरह, वयस्क जैसी क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक सामाजिक लेन देन का विश्लेषण करते हैं, और ये प्रक्रियाएं एक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जिसमें व्यवहार को समझने के आधार के रूप में शामिल अहंकार स्थिति की बात करते हैं। अहंकार स्थिति का मतलब होता है अहम स्थिति को बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे माता पिता की तरह, बच्चे की तरह और वयस्क जैसी क्रियाओं को निर्धारित करके प्रत्येक सामाजिक लेन देन का विश्लेषण करते हैं। और यह प्रक्रिया जो आती है, फिर एरिक बर्न का नाम हमें देखने को मिल भी जाता है। ध्यान रखेंगे आप किसका नाम, एरिक बर्न का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो काफ़ी उनका नाम भी लेन देन के सिद्धांत में ही आता है ना, एरिक बर्न का। किसमें? लेन देन के सिद्धांत में एरिक बर्न का। वही लेन देन का सिद्धांत ही है आपका ट्रांस एनालिसिस। और जॉर्ज होमस की भी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। जॉर्ज होमस की भी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। इसको टीए के नाम से जाना जाता है, टीए के नाम से जाना जाता है। एरिक बर्न ने जब इसके बारे में बात बताया तो वह वर्ष था 1950 है ना, 1950 ध्यान रखेंगे। हालांकि जब एरिक बर्न ने दुनिया के सामने अभूतपूर्व दृष्टिकोण के रूप में लेन देन संबंधी विश्लेषण को प्रस्तुत किया, जो फ्रायड के दार्शनिक निर्माण में अवलोकन के योग्य डेटा के साथ पूरक हुआ, तो उसके बाद थॉमस एंटोनियो का भी होता है ना इसका? वो लाइफ पोजीशन है। थॉमस एंटोनियो की जब ट्रांस एनालिसिस में बात करते हैं तो वो लाइफ पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे अगर हम लेन देन विश्लेषण की उत्पत्ति को हम लोग बर्न का नाम ही लगाएंगे, ठीक है, बर्न का है, हाँ, उन्हीं का नाम ही हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे। खासकर जब ईगो की स्थिति की बात करेगा तब खासकर इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1960 आया। 1960 में इन्हों की एक किताब के रूप में आया जहाँ पे इन्होंने मनोचिकित्सा लेन देन के विश्लेषण संबंधी क्रियाओं पर बातचीत किया, ठीक है। टीए जिसको ट्रांस एनालिसिस थ्योरी कहते हैं हम लोग, थेरेपी के नाम से हम लोग जानते हैं। खासकर नाम इसमें माता पिता, वयस्क और बाल यानी बच्चों का नाम देखने को हमें मिलता है। बर्न के 3 ऐसे अहंकार राज्यों के अलावा भी ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। तीनों के तीनों नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। संज्ञानात्मक व्यवहार की थेरेपी भी इसी को रिलेट करती है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। जब आपने बताया अभी मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो, ये एक जीवन के बारे में सबसे स्वस्थ स्थिति के बारे में बात होती है। तो ये एंटोनियो थॉमस का नाम आता है। मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो, यह स्थिति में मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूँ, ये दूसरी पोजीशन है। लेकिन मैं दूसरों को क्षतिग्रस्त या उससे कम देखता हूँ और आमतौर पर स्वास्थ्य नहीं होता है इसमें, खासकर इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 115 नंबर का सवाल है। जरा मुझे 115 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग बताएं कि करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बात की जा रही है, जहां अधीन समस्त क्रियाकलाप को मार्ग निर्देशन करने वाली एक केंद्रीय मूल्य माना जाता है। बताएं एक बार क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखिए कोर वैल्यू दिया है, गाइडेंस की बात किया गया है जी। ओके देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन समस्त क्रियाकलाप का मार्ग निर्देशन करने वाली केंद्र बिंदु निर्धनतम व्यक्तियों का समावेश और सभी प्रक्रियाओं का सामर्थक भूमिका। करेक्ट। सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही। सत्य। समस्त चरणों को गरीबों के स्वामित्व का प्रमुख भूमिका और सामुदायिक आत्मनिर्भरता का स्वावलंबन। सभी तो करेक्ट है। ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रक्रिया और संसाधनों में पारदर्शिता और जवाब होता है। देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जी मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। इसके अंतर्गत बिल्कुल ये बात सत्य है कि ये जो है भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जो स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण गरीबों को संगठन पर केंद्रित करता है। और आपकी यहाँ पे जो बातें हैं
ये स्टेटमेंट आपका सही है जो सेकंड वाला बता रहे हैं, संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात सत्य है, ये गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप सभी लोग। और ये NRL के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए। NRL M के स्कीम के नाम से, हाँ, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अपने गांव में 10 से 20 महिलाओं को समूह बनाते हुए भी देखने को मिलता है। इसमें जैसे कि एक प्रश्न आया हुआ था स्वयं सहायता समूह को लेकर, तो वो भी इसको रिलेट करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित किया गया था इसमें 1 अप्रैल 2013 को, आजीविका मिशन में इसको शुरुआत की गई थी। हाँ, एक बार म्यूट हो जाइएगा आप सभी लोग, म्यूट हो जाइएगा सभी लोग। पुराना नाम इसका है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही, और योजना का नाम अब दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी जिसको हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी इसी को जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1999 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम से यह योजना एक योजना चलाई गई थी, जिसमें इसी का पुनर्गठन कर दिया गया 2013 में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 29 मार्च 2000, 3 वर्ष मैंने बताए हैं तीनों, एक तो 1999 ध्यान रखिएगा, और एक मैंने अभी आपको बताया है 2013 जहाँ पे पुनर्गठन, और एक डेट याद रखिएगा 29 मार्च 2016, जो 29 मार्च 2016 को एक बार पुनः इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों वर्ष आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तीनों डेट आप ध्यान रखिए। 2016 वाला नाम बताइएगा दोबारा। दीनदयाल अंत्योदय, अंत्योदय है ना, अंत्योदय। ठीक है, यहाँ आधा ता है, अंत्योदय। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने, लिस्ट दिया गया है, आपको मैच करना है कि कौन किससे करेक्ट जाएगा, है ना। 116 नंबर का सवाल है, आपको करेक्ट को लगाना है। तो ज़रा मुझे बताएं कि एक तरफ लक्ष्य है, दूसरी तरफ फोकस किया गया, क्या उद्देश्य लक्ष्य आपका क्या बनेगा? हैंगर बनेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में पढ़ा रखा है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और 4 जनेगा आपका गुणवत्ता शिक्षा, 6 आपका जो बनेगा वो आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, 8 जो आपका बनेगा सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग जो है 17 गोल जो रखे गए थे, उन्हीं गोलों में से 4 को पूछ लिया है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक ही केवल गोल आपको पता होना चाहिए, बाकी आप ऐसे प्रश्न आते हैं आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि 5, बाकी मैंने ट्रिक से 17 गोल याद करवाए हैं, चाहो तो आप उससे याद कर सकते हैं 17, बट अगर आप 1 से लेकर 5 तक अगर आप याद कर सकते हैं तो आप उसे अवश्य याद करके जाएँ। एक प्रश्न हमेशा से आता है। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा बताइए जरा एक बार। 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। लाइफ, देखिए अगला हमारे सामने सवाल आ रहा है एक और, मानव जीवन चक्र की अवस्थाओं को लेकर, जहां अपने अपने परिवर्तन के साथ सम्मिलित करना होता है, तो क्या आप इसका सही जवाब देना उचित समझेंगे? बताएं जरा एक बार। जीवन चक्र एक तरफ है, एक तरफ परिवर्तन दिया गया है। दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल, इंग्लिश दिखाते हैं। देखिए चलिए एक बार इधर 1 2 3 4 लग रहा है सर, ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए देखते हैं। आपके सामने जो जीवन चक्र है आरंभिक बाल्यावस्था की बात करता है। आरंभिक बाल्यावस्था चमत्कारी वर्ष के नाम से जाना जाता है। शैशवावस्था की बात करेंगे तो अत्यधिक प्रभावशाली के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था की अगर हम लोग बात करते हैं परिवर्तन की चुनौती के नाम से जाना जाता है। और युवा वयस्कतावस्था की बात करते हैं तो प्रमोचन और लॉन्चिंग काल के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार से इनके परिवर्तन को एक मुख्य माना गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो 3rd आ रहा है यहाँ पे, यही आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में
क्वेश्चन नंबर हमारे सामने एक और मैच करने से रिलेटेड है और ये बड़ा ही सरल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने शायद 118 नंबर का सवाल है। ज़रा आप मुझे बताएं इसका करेक्ट जवाब क्या जाना चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या माध्य से आप रिलेट कर सकते हैं? क्या साथ संबंध की बात करें तो पियर्सन को आप रिलेट कर सकते हैं कि माध्य विचलन को? बताएं। माध्य विसर्जन होता है P परीक्षण। माध्य विचलन की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे। काल साथ संबंध जो है काल पियर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पे कि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका किससे मैच करेगा? माध्य विसर्जन। बताएं। माध्य विचलन से और महत्व से P परीक्षण। महत्व परीक्षण। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गया है यहाँ पे करेक्ट, यही आपका सही मान लिया जाएगा। चलिए आगे करते हैं। और भी सवाल हमारे सामने है। 119 नंबर का सवाल आ चुका है। आपको मैच करना है, ज़रा मुझे बताएं। एक तरफ सामुदायिक संगठन के मॉडल हैं, एक तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल क्या हो सकता है? व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल योजना को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय और बाहरी सामर्थ्य को गोलबंद करना हो सकता है। सही बात है। और अत्यधिक जो है निर्देशात्मक मॉडल, जिसको अल्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये कार्यकर्ता द्वारा खुली कार्यसूची के साथ समुदाय तक पहुंच होगा। संस्थागत मॉडल की बात करेंगे तो लाभार्थियों को निःशुल्क और न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के प्रावधान के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन को मांगना होता है, संस्थागत मॉडल। और संरचनात्मक परिवर्तन का जो मॉडल हो जाएगा वो बेसिकली सूक्ष्म और बृहद सामाजिक यथार्थों के लिंक को विकसित करना और उसको समझना हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। सामुदायिक संस्थान के मॉडल दिए गए हैं और उसके कार्यों के बारे में बात की गई है। तो व्यवस्था परिवर्तन मॉडल है, एक अत्यधिक निर्देशात्मक मॉडल है, एक संस्थागत मॉडल है और एक संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है और ये सवाल है 120 नंबर का। तो 120 का जो सही जवाब जाएगा वो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, मैंने आपको इसके बारे में भी बता रखा है। जर्नल ऑफ सोशल एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन की बात होती है तो NAPSWI हो जाएगा। और इंडियन जर्नल की बात अगर होती है तो इसका नाम किसको मैच करेगा? बताएं। ये TISS को मैच करेगा। और सोशल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो निर्मला निकेतन का नाम आएगा। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नाम किसका आएगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, आई थिंक मैंने आप लोगों को एक बार पहले और करवाया है ये प्रश्न, है ना। तो इसका जो सही जवाब जाएगा 120 का, आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला। और नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 121 नंबर का सवाल है। ज़रा बताएं। निम्नलिखित क्रियाकलापों और संकल्पनाओं को सम्मिलित करके बताएं। एक तरफ क्रियाकलाप है, एक तरफ उसकी संकल्पना यानी अवधारणाएं दी गई हैं। तो इसकी क्या सही जवाब होना चाहिए? एक बार मुझे आप बताएं सभी लोग, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? क्रियाकलाप है एक तरफ और एक तरफ संकल्पना दी गई है। तो क्या सामाजिक नीति और सामाजिक सेवाओं का रूपांतरण करने की एक प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रशासन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पॉइंट नंबर 1 जो है ये आपको इंडिविजुअल के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कई बार आप लोगों से इसके बारे में बात भी किया है। उद्देश्य और क्रिया का एकता की प्रक्रिया जो है कोऑर्डिनेशन है। और पूर्ण रूपांतरण की जो प्रक्रिया की बात होती है ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन। और लोगों को उसकी उत्तरजीविका के लिए गंभीर और आकस्मिक खतरों को सामना करने के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण की प्रक्रिया की बात जो होती है वो मानव सुरक्षा को रिप्रेजेंट करती है। सही जवाब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा? एक बार मुझे बताएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, आर्टिकल को रिप्रेजेंट किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, उसमें कौन कौन से प्रावधान जो है शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारे सामने। ज़रा मुझे बताएं करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग अपने से बताएं ज़रा मुझे एक बार। सर 45 का तो 6 से 14 वर्ष के सभी व्यक्तियों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष, ओके। होता है 6 वर्ष की आयु के बच्चों को देखभाल, प्रारंभिक देखभाल। चौथा है सर मानव तस्करी। 24 के 21 वाला सर ये है ना, 6 से 14 से बच्चों को मुक्त होने से गलत हो गया सर 45 वाला। ओके। इससे
अब बताओ 23 और 24। 23 का तो मानव 24 का मानव तस्करी 23 का मानव तस्करी बाल श्रम वाला। और 24 का 14 वर्ष से कम। ओके, वेरी गुड, ये आपका हो गया सही। गुड। अगर आप लोगों ने अपने मन से ये जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपको इन आर्टिकल में पकड़ है। 23 मानव तस्करी और बेकार श्रम से संबंधित है, और 24 जो है आपका जो बनेगा वो कारखाना और या फैक्ट्री से संबंधित है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिषेध की बात करेगा। बाकी 21 ए के बारे में मैंने पहले बता रखा है। 41 भी मैंने आप लोगों को 14 जो बता रखा है 6 वर्ष से कम। 51 का काम है जो है माता पिता संरक्षण के लिए प्रतिपालने के लिए देते हैं। 51 के काम है जो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में। जरा मुझे ऑप्शन बताएं इसका करेक्ट कौन सा गया है। चौथा नंबर सर। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 123 नंबर का सवाल। बताएं जरा, गुणात्मक संकल्पना एक तरफ दिया गया है, इस तरफ जो है अभिप्राय दिए गए हैं। सिग्मा आपको मैंने देखो इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी आप लोगों से है ना। सिग्मा बेसिकली दोषों के उन्मूलन पर बल देता है, ये बात सही है कि नहीं। और अगर बात करें काइजर जो है एक सतत सुधार होता है। अगर हम पैरेटो की बात करते हैं तो गुणवत्ता कानबान की बात करें तो कार्य क्षमता का में सुधारता। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दिया है और इनके बारे में बताया भी है। इसका सही जवाब जाएगा कौन सा ऑप्शन? पहला ही करेक्ट जवाब जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक और सवाल 124 नंबर का सवाल हमारे सामने आ चुका है। जरा मुझे बताएं, सुविधाएं एक तरफ है, एक तरफ संस्थाएं दिए गया है, तो बताइए शिक्षा के लिए सुविधाएं रख रखाव की बात करेगा तो जुवेनाइल जस्टिस यानी जुवेनाइल वाला गृह। किशोरों के लिए सुधार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की बात करेंगे तो बताइए विशेष गृह। किशोरों का अस्थायी रूप से स्वीकार करना क्या हो जाएगा? हाँ, परिवीक्षण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई संस्थान जो किशोरों को स्वीकार करने के लिए उसकी देखरेख इच्छुक के लिए ये सुरक्षा का प्रदान करने वाला स्थान होता है। बिल्कुल, बहुत सरल सवाल था है ना, कॉमन कॉन्सेप्ट के आधार पे ये था। सही जवाब बताइए ऑप्शन बताइए। 2 3 1 4 ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट बताइए। अगला सवाल, आर्टिकल दिए गए हैं, फिर आपको उसी के संबंध में रिलेट किया गया। बड़ा अच्छा सवाल है, ज़रा बताइए। आर्टिकल 15 में क्या है? लिंग और धर्म नस्ल के आधार पे। 16 के 4 क्या है? पिछड़ा वर्ग है। 21 का व्यक्तिगत और शिक्षा का अधिकार। बहुत आसान सा सवाल फिर आ गया था। बताइए ऑप्शन 2 1 4 3 फर्स्ट। बिल्कुल। देखिए ये सवाल सामुदायिक संगठन के अंतर्गत कुछ अवस्थाओं को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर का सवाल है ना। तो ज़रा मुझे बताएं, पहले आरंभिक काल होगा, आरंभिक काल सब में है, ये तो हटा दीजिए। फिर मध्यस्थता है, विस्तरण संस्थानीय, फिर उसके बाद क्या मध्यस्थता है, यही सही होगा पहला। विस्तारण आपका सही नहीं होगा, ये आपका जाएगा मध्यस्थता के बाद, फिर उसके बाद संस्थानी की प्रक्रिया हो जाएगी। नहीं, ये क्रम है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम का। अगर आप लोगों को विकास करना है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सही जवाब इसका पहला वाला ऑप्शन जाएगा। 126 का प्रारंभिक अवस्था, फिर मध्यस्थता, फिर सविस्तारण या संस्थानीकरण। आप इसके एक बार इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये स्टेजेस हैं जो प्रोग्राम डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। पेपर में रिपीट हो सकता है यही सवाल, सेम टू सेम ऐसे ही आ सकता है ना। देखिए आंकड़ों संकलन के बाद शोध प्रक्रिया के चरण बताइए। शोध प्रक्रिया के चरण, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, इजी भी सवाल है, कोई टफ चीज़ नहीं है ना। बताइए पहले भरे हुए शोध उपकरण का संपादन यानी एडिशन आएगा, एडिटिंग जिसको बोलते हैं, संकेतीकरण, सरलीकरण और फिर प्रतिवेदन का लेखन। और प्रतिवेदन लेखन लास्ट में ही होता था, इसलिए अगर आप इसको करते तो यही ऑप्शन आपका सही चला जाता। थर्ड ही करेक्ट है।
आपका। इंग्लिश भी देखना है तो इंग्लिश भी देख सकते हैं आप लोग। एडिटिंग द फील्ड जो है फील्ड टू द टूल्स हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा, टेबुलेशन हो जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रश्न अरेंज करना था हमें डेटा जब कलेक्शन किया जाता है सीक्वेंस से रिसर्च में, तो ये चीज़ें लागू होती है। जब हम कोई डेटा लेते हैं, संकलित करते हैं, तब ये चीज़ें लागू करते हैं। ठीक है, देखिए ये भी सवाल अच्छा है 128 का कि जो है परियोजना जीवन चक्र की बात है, प्लानिंग की बात है, मतलब उसके जो चरण होंगे कौन कौन से होंगे परियोजना के। परिभाषित करना, परिभाषित किसी में नहीं है, फिर योजना बनाना, फिर क्रियान्वित, फिर प्रदान करना, कार्य सौंपना, समापन, फिर जो है पट्टा छेप करना। अब यहाँ पर देख लीजिए पट्टा छेप क्या है, समापन को ही क्लियरिंग आप कर रहे हैं। हाँ, क्लियरिंग। ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। पहला गया करेक्ट ना, पहला ही करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है 129। अब ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपको भारतीय संविधान की अनुसूची, मैंने कल ही आप लोगों को अनुसूची पढ़ाया था और वो भी ट्रिक बनाया था। तो मैंने कहा सबसे पहले राज्य और क्या आएगा, क्षेत्र, जो कि इसमें है ही नहीं किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है, बताओ ना। हाँ, लेकिन अगर 7 में समवर्ती सूची है, 5 में आपका अनुसूचित जनजाति है, तो बताओ नगरीय और कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में, अभी कल की ही क्लास में आप लोगों से चर्चा किया था। बताएं 129 का। भाई पहले अनुसूची आ जाएगी, कौन से में रखें अनुसूची को, 5 में रख ले। पहला ही सही होगा सर। पहला सही होगा क्योंकि ओके। नगरीय क्षेत्र सबसे लास्ट में। और जब समवर्ती वगैरह की बात होती है तो 7 यहाँ पे रख लें। 8वीं अनुसूची में बेसिकली भाषा है, 8वीं तो गायब कर दिया है ना। 9वीं डाल दिया उसमें। 9वीं की बात करें तो कुछ उसमें बात किया गया कि भारत में अगर हम बात करें तो कुछ अधिनियम और विनियमन के अभिनाश की बात करें। 10 आपको क्या बात बताया है कि दल बदल के आधार की बात किया था। अगर 11वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या आपको पंचायती की शक्तियां, प्राधिकार और उसके उत्तरदायित्व की बात किया गया है। और फिर अगर मैं नगरीय क्षेत्र बात करूं तो क्या नगर पालिका की शक्ति, अथॉरिटी वगैरह के बारे में 12 में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही तो जाएगा सही। पहला ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, 130 नंबर का सवाल। शोध प्रक्रिया में रिसर्च दिया गया है, पीएचडी का वगैरह तो आपको पता होगा, तब भी कर लेंगे उसके आधार पे भी। जरा शोध प्रक्रिया के बताएं। सर 4th नंबर। 1 मिनट, इसका सही जवाब क्या गया है। सही है पहला, फर्स्ट। हाँ सर, पहला ही चाहिए। क्लियर है जी ना। सर पहला ही। जी सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी ठीक है। जी सर। चलो फिर ये बताइए फिर कौन सा नंबर का सवाल है ये। शोध प्रक्रिया 130 है, ओके। 100। चलो बताइए। सर 4th नंबर। नहीं, हाइपोथेसिस के बाद हम लिटरेचर ऑफ रिव्यू बनाते ही थे, सर इसके बाद विचारों का संश्लेषण। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विचारों का संश्लेषण, फिर निष्कर्षों का विश्लेषण। पहले संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर नए सिद्धांत बनते हैं। तो बी वाला सही रहेगा। समझ में आया। पहले संकलित, फिर विश्लेषित, फिर नया सिद्धांत, अवधारणा। चलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कुछ अगर कोई विवाद आ रहा है तो उसका समाधान कैसे, कौन कौन से चीज़ होगा, वो क्रमानुसार दिया है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पेपर में आप लोगों से पूछा जाए। जो मध्यस्थता, सराधन, विवाचन, अधिनिर्णय है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्रम दिया गया है, ये क्रम दिया गया है, ये पेपर में आ सकता है। एक बार इंग्लिश भी देख लीजिएगा आप सभी लोग इसका, ठीक है। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन जाएगा
ये करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले पेपर में। क्रम को लेकर विवादों को निपटाने के लिए क्रम बताइए, कौन कौन के पास जाएगा, किसके किसके पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ये जरा बता दीजिए आप लोग, पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रावधानों को अपने अपने अनुच्छेदों के अनुसार जो है क्रमानुसार लगाना है ना, क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या क्या होना चाहिए। ग्राम सभा, अच्छा आप लोगों को मैंने सबसे पहले ग्राम सभा ही आएगी तो फर्स्ट। ओके ओके पहले ही होगा सर पंचायतों के पंचायतों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान का जो अनुच्छेद है ना, उनसे प्रश्न ये पेपर में आप लोगों से पूछा गया है। और मैं आपको इसके बारे में एक बार शायद बता भी रहा था कि इसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, है ना, पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। सर इसमें फर्स्ट तो ऐसा करते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, समय भी हो गया है, 1 घंटे से लगभग आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, शाम की जो क्लासेस है 10 क्वेश्चंस रह गए हैं यहाँ पे, है ना, उसको कवर कराते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। 2020 का प्रश्न आज ले लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं MP सेट सोशल वर्क की, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है और जून में ही UGC का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में भी, इनकी क्लास 3500 में उपलब्ध कराई जा रही है। एम्स मेडिकल सोशल वर्क का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है 999 रुपये में, इंग्लिश माध्यम से। क्वेश्चंस भी है, वीडियोस भी हैं और पूरे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। असिस्टेंट सोशल जो है सोशल वर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की मध्य प्रदेश में MPPSC करा रही है। 12 अप्रैल से वो फॉर्म भरा जाएगा, 11 मई तक भरा जाएगा, ये 1 महीने तक की डेट है। इसके लिए आपको UGC और MP सेट क्रैक होना ज़रूरी है। और अगर आप इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी भी क्लासेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसकी फ़ीस 5000 रखी गई है किस्तों में, और 1 टाइम में पेमेंट अगर आप करेंगे तो 4000 में। अधिक जानकारी अगर समाज कार्य के बारे में आपको लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। सारे कंटेंट यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, एवरीडे क्लासेस, हर एक क्वेश्चनों पर चर्चा होगी उसके ऑप्शनों पर। ये बातचीत हम लोग शाम को 6:30 पर करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।